Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insights April 2020 करंट अफेयर कंपाइलेशन। हमने मार्च के सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट भी जल्दी से अपडेट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हम अप्रैल के करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड 165 पेजेस हैं, जिसके अंदर से आपके 6 या 7 पेजेस तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में से ही निकल जाएंगे। सो पर डे हमारा वही 50 पेजेस का टारगेट, 30 पेजेस पर डे टारगेट रहेगा एंड 5 डेज़ के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए मई के आप डेली कोशिश कीजिए कि आप वेबसाइट से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें एंड साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ लें, क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट के बारे में हमें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि डिले हुई है या नहीं हुई है, तो तब तक कुछ भी उम्मीद करना आई डोंट थिंक इट्स गुड। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए एंड अगर जो जब भी डेट आएगी, अगर मान लीजिए पोस्टपोन होता भी है, 10 दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए होता है या 1 महीने के लिए होता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा। तो डेट को छोड़कर आप अपनी मेहनत में एंड बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर कमी ना लेकर आए। बस यही मेरा कहना है। स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे हमारे पेजेस आते जाएंगे वैसे ही हमारे टॉपिक्स भी होते जाएंगे, तो अभी हम इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 4 पेज 5 पेज आपका जो 6 पेज तक है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स ही हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे तबलीगी जमात के बारे में। आपने सुना होगा इसके बारे में कि किस तरीके से ये फैला। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 200 से भी ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए कोविड-19। 4000 पीपल गैदर्ड हुए थे दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन पर एंड हेडक्वार्टर ऑफ तबलीगी जमात, ये हेडक्वार्टर है निज़ामुद्दीन, दिल्ली के पास पड़ता है। तबलीगी जमात मीन्स एक सोसाइटी जहाँ पर फेथ को स्प्रेड किया जाता है। ये एक कंजर्वेटिव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है, जिसके थ्रू ऑर्डिनरी मुस्लिम्स तक पहुंचा जाता है एंड उनके फेथ को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, रिचुअल्स के थ्रू, ड्रेस के थ्रू, पर्सनल बिहेवियर के थ्रू। इसका सिग्निफिकेंट बेस है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई थी? ये मूवमेंट शुरू की थी एक इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मोहम्मद इयास खंडालो ने इन 1926 इन मेवात हरियाणा। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बट मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप यूपीएससी के करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, तो अगर मैंने गलत भी प्रोनाउंस किया है तो आप उसको सही प्रोनाउंस कर सकते हैं एंड सही तरीके से लिख सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो लाई करती हैं देवबंदी वर्जन ऑफ हनाफी स्कूल ऑफ जूरिस प्रूडेंस में। मौलाना इलियास जो थे या इयाज जो थे, उन्होंने काफ़ी यंग मैन को ट्रेन किया देवबंद के लिए एंड सहारनपुर के लिए एंड उन्हें मेवात भेजा, जहाँ पर तबलीगी जमात ने एक नेटवर्क बनाया मदरसा का एंड मॉस्क का। तो तबलीगी जमात 6 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक तो कलीमा एंड मीन्स आर्टिकल ऑफ फेथ, जिसके ऊपर जो तबलीग है वो एक्सेप्ट करते हैं कि कोई गॉड नहीं है बल्कि अल्लाह एंड जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो उनके मैसेंजर हैं। देन सलात, मे बी इट्स सलत, सो 5 टाइम्स प्रेयर करनी होती है डेली। इम एंड दिक्र मीन्स नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, जो कि सेशंस में कंडक्ट किया जाता है एंड कॉन्ग्रीगेशन सुनी जाती हैं टू प्रीचिंग बाय द इमाम परफॉर्मिंग, जो कि प्रेयर्स कर रहे होते हैं, कुरान को रिसाइट कर रहे होते हैं, हदीथ पढ़ रहे होते हैं। देन इकरम ए मुस्लिम, ये ट्रीटमेंट है फेलो मुस्लिम्स का विद ऑनर। इखलास ए नियात, एक सिंसेरिटी है ऑफ इंटेंशन। दावत ओ तबलिक, दैट इज़ प्रोसेलिटाइजेशन। सो अगर मैंने कोई भी वर्ड गलत रीड किया हो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। ये एस्टिमेट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के 70 से लेके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड में, जो कि बिगेस्ट मुस्लिम मूवमेंट है इन द वर्ल्ड। एंड आउटसाइड ऑफ हज ये बिलीव किया जाता है कि ये एनुअल मीटिंग्स होती हैं कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। क्रिटिसिज्म क्या है? जो स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन का वो लिमिटेड है कि स्प्रेड करना है मुस्लिम फेथ को एंड टाइज टू रेडिकल आउटफिट्स हु एज पर सम ऑब्जर्वर्स, जो कि एडवांटेज भी ले जाते हैं, टू लूज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ ये पब्लिश नहीं करते। जो मेंबरशिप है, जो सोर्सेज है फाइनेंस के, वो बिलीव किया जाता है कि ये सिर्फ डोनेशंस पर ही नहीं बल्कि सीनियर मेंबर्स इसको फाइनेंस भी करते
हैं। ना हु आर निहांग्स, तो निहांग्स कौन है? तो रिसेंट पटियाला इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर ग्रुप ऑफ निहांग्स ने अटैक किया पंजाब पुलिस पार्टी को, एंड एक जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे उनकी कलाई भी काट दी थी, ठीक है, मीन्स चॉप्ड ऑफ कर दी थी जब कर्फ्यू पास के लिए उन्हें रोका गया। एंड सब्सिक्वेंट सीजर भी कर लिया वेपन्स का एंड नारकोटिक्स का, हैज़ पुट द स्पॉटलाइट ऑन द निहांग्स। तो निहांग ऑर्डर है सिख वॉरियर का, ब्लू रॉब से पहचाने जाते हैं, एंटीक्वेटेड आर्म्स होती हैं इनके पास जैसे कि स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स एंड डेकोरेटेड टर्बन्स समाउंटेड बाय स्टील कोट्स। निहांग का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा, पर्शियन के अंदर इसका मतलब है एलिगेटर, स्वॉर्ड या पेन, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स है निहांग की वो संस्कृत वर्ड से थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आती हैं। निष्कंक जिसका मतलब होता है विदाउट फियर, अनब्लेमिश्ड, प्योर, केयर फ्री एंड इनडिफरेंट टू वर्ल्डली गेन्स एंड कम्फर्ट। तो इसका जो सोर्स है वो ओरिजिन है टू द गुरु गोबिंद सिंह यंगर सन फतेह सिंह, जो कि एक बार अपीयर भी हुए थे गुरु की प्रेजेंस में, ड्रेस्ड इन ब्लू चोला एंड ब्लू टर्बन विद अ डुमुला, मीन्स एक पीस ऑफ क्लोथ फॉर्मिंग अ प्लूम। एंड अपने बेटे को ऐसे मीन्स मजेस्टिक वे में देखकर जो गुरु थे उन्होंने इस ड्रेस को निहांग कहा, दैट इज़ द रेकलेस सोल्जर्स ऑफ द खालसा। निहांग जो है वो दूसरे सिख से क्यों डिफरेंट है एंड दूसरे सिख वॉरियर से? तो जो निहांग्स है वो खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में मानते हैं, वो अर्थली मास्टर से कोई एलिजेंस नहीं रखते, सेफ्रन की जगह वो ब्लू निशान साहिब फ्लैग अटॉप ऑफ देयर श्राइन्स। नाउ निहांग्स जो है वो स्लोगन्स यूज़ करते हैं, छड्डी कला एंड टायर बार टायर। ओके, अगेन अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जो निहांग्स हैं दे आर फॉन्ड ऑफ अ पॉपुलर ड्रिंक विच इज़ कॉल्ड एज शरदई और शरबती देग, एक सैक्रामेंट ड्रिंक है जिसके अंदर आलमंड्स होते हैं, कैडमम सीड्स, पॉपी सीड्स, ब्लैक पेपर, रोज पेटल्स एंड मेलन सीड्स भी होते हैं। एंड जो स्मॉल मेज़र है कनबीस का वो भी इसमें ऐड किया जाता है, उसे कहा जाता है सुख निधान, मीन्स द ट्रेजर ऑफ कंफर्ट। एंड एक हाइयर डोज ऑफ कैनबिस इन इट इज़ ऑल्सो नोन एज शहीदी देख, दैट इज सेक्रामेंट ऑफ मार्टियरडॉम एंड इट वॉज टेकन बैटलिंग एनिमीज। क्या रोल है सिख हिस्ट्री में? तो निहांग्स का मेजर रोल है सिख पंथ को डिफेंड करने में। जब फर्स्ट सिख रूल 1710-1715 में फॉल हो गया था, जब मुगल गवर्नर्स ने सिख्स को मारा था, एंड ड्यूरिंग एन आउटस्लो, क्योंकि एक अफगान इन्वेडर आपको पता होगा अहमद शाह दुर्रानी, देन निहांग जो है उन्होंने कंट्रोल किया रिलीजियस अफेयर्स ऑफ सिख्स एट अकल बोंगा, जिसको अकल तख्त भी कहा जाता है अमृतसर के अंदर। एंड वो अपने आप को सबॉर्डिनेट नहीं समझते किसी भी सिख चीफ से, बल्कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मानते हैं। जो देर क्लाउड जो था वो मतलब एंड पे आया जब सिख एम्पायर 1849 में, जब जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी पंजाब की, उन्होंने एक मैनेजर सरबराह को गोल्डन टेम्पल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया था इन 1859, एंड फॉल हुआ था सिख एम्पायर 1849 में। तो अहमद शाह दुर्रानी जो हैं वो आपने अफगान इन्वेडर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमने किया था। नाउ नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक नेशनल लिस्ट लॉन्च की ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एंड ये अटेम्प्ट कर रही है कि डाइवर्सिटी देखी जाए इंडियन कल्चर की, जो कि उसके इंटेंजिबल हेरिटेज में एम्बेडेड है। एंड जो इनिशिएटिव है इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विजन 2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस लिस्ट में 100 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट हैं, एंड 13 एलिमेंट्स इंडिया के हैं जो कि ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड है ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। देन आपका ओवरव्यू ले लेते हैं नेशनल ICH लिस्ट का। तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन से फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये जो लिस्ट है क्लासीफाई की गई है 5 ब्रॉड डोमेन्स के अंदर, जिसके अंदर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैनिफेस्टेड है। पहला तो ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है एज अ व्हीकल ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन सोशल प्रैक्टिसेस, देन नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स, देन आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप।
तो यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये डेमोन्स्ट्रेट करती है डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड अवेयरनेस रेज करती है अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस। ये जो लिस्ट है ये 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी, जब जो कन्वेंशन था फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो इफेक्ट में आया। 3 लिस्ट हैं अंडर इट। एक तो आपकी लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग, देन दूसरा ह्यूमैनिटी एंड रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस थर्ड वन है। कुछ क्राइटेरिया को और भी इंक्लूड सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन वो ये हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हो वो इंश्योर करे विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ इट। नाउ इंडिया से देखिए ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, आपका रामलीला हो गया, ठीक है, देन संस्कृत थिएटर कुट्टियट्टम हो गया, देन रामायण हो गया गढ़वाल हिमालयास का, देन मुदियट्टू हो गया, केरला का डांस ड्रामा एंड रिचुअल थिएटर है, राजस्थान का कलबेलिया फोक डांस हो गया, चाउ डांस हो गया, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख हो गया, ओके, संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग हो गए मणिपुर के, देन ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट हो गया यूटेंसिल का, जो कि थातिरस ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब से बिलोंग करता है, योगा हो गया, नवरोज हो गया एंड कुंभ मेला हो गया। दोबारा से बता देती हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन अम्बुबाची मेला, तो कोविड-19 पैंडमिक को देखते हुए जो एनुअल अम्बुबाची मेला जो कि आसाम में होना था वो कैंसिल हो गया है। एंड ये फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या को सिंबलाइज करता है। कोई आइडल नहीं है इस टेम्पल में, योनी लाइक स्टोन है जिसकी पूजा की जाती है, मींस गॉडेस को वर्शिप किया जाता है उस फॉर्म के अंदर, जो कि एक नेचुरल स्प्रिंग है। एंड इसको सिद्ध कुबकीजा भी कहा जाता है क्योंकि जो गॉडेस है वो हिंदू तांत्रिक गॉडेस ऑफ डिज़ायर है, जो कि हिमालयन हिल्स के अंदर इवॉल्व हुई। एंड उनको काली एंड महात्रिपुरा से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इसे ईस्ट का महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लैक्स ऑफ डिवोटीज आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सेलिब्रेट करते हैं गॉडेस पीरियड को एज वन ऑफ द रीजंस। एंड व्हाई द टैबू एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज लेस इन आसाम कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो अटेनमेंट होता है विमेनहुड का ऑफ गर्ल्स इन आसाम, उसको सेलिब्रेट किया जाता है विद अ रिचुअल कॉल्ड तुलोनु बिया, एंड जिसका मतलब है स्मॉल वेडिंग। तो अम्बुबाची मेला जो है वो एक ओकेजन प्रोवाइड करता है टू प्रोमोट अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, कामाख्या अटॉप नीलाचल हिल्स इन गुवाहाटी, 51 इसके अंदर शक्ति पीठ्स है या सीट ऑफ शक्ति फॉलोअर्स, बॉडी पार्ट ऑफ सती, लॉर्ड शिवास कंपेनियन। नाउ बसवा जयंती, तो ग्लोबल बसवा जयंती 2020 26 अप्रैल को मनाई जाती है। बसवा जयंती लॉर्ड बसवन का बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करती है, जो कि 12th सेंचुरी के पोइट फिलोसोफर थे एंड फाउंडिंग सेंट थे लिंगायत फेथ के। एंड अबाउट बसवना, तो उनके जो थॉट्स थे, मे बी इट्स बासवन और बसवन, आई अगेन प्रोनाउंसिएशन के लिए आप थोड़ा इग्नोर करें। तो ये 12th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, स्टेटमेंट्स थे, कन्नड़ पोइट थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ कलाचुरी डायनेस्टी किंग बिजाला वन इन कर्नाटक इंडिया। तो ये इस सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं अपनी पोइट्री के थ्रू, एंड पोइट्री जो खास उनको कहा जाता है वचन्स। एंड ये जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते, सुपरस्टिशंस रिचुअल्स को नहीं मानते। एंड न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, जैसे कि अनुभव मंडप जो कि एक हॉल है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। एंड एज अ लीडर उन्होंने डेवलप किया एंड इंस्पायर किया एक नया डिवोशनल मूवमेंट जिसको कहा गया विराशेव्स और आर्डेंट हीरोइक वर्शिप्स ऑफ शिवा। ये जो मूवमेंट है इसकी जो जड़ें हैं वो तमिल भक्ति मूवमेंट, पर्टिकुलरली जो शैव नयानार्स ट्रेडिशन है 7th से 11th सेंचुरी उसको बिलोंग करते हैं। एंड जो आपका बसवेश्वरा है वो फर्स्ट कन्नडिग है जिनके ऑनर में कॉमोरेटिव कॉइन भी मिंट किया गया था इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सोशल रिफॉर्म्स। नवंबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्टैचूट था बसवेश्वरा का वो रिवर थेम्स के पास एट लंबित इन लंदन वो भी इनॉग्रेट किया था। बसवन और शरण मूवमेंट, तो जो शरण मूवमेंट है वो अट्रैक्टेड पीपल को प्रेसाइड ओवर करती है ऑल फ्रॉम ऑल द कास्ट्स। एंड जो इगैलिटेरियनिज्म है बसवना शरण मूवमेंट का वो भी रेडिकल है। एंड उन्होंने अनुभव मंडप जिसको श्रंस भी कहा जाता है वो भी सेटअप किए गए थे डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से। एंड जो श्रंस हैं वो चैलेंज करते हैं फाइनल बेस्टन ऑफ द कास्ट ऑर्डर। एंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे ब्राइड ग्रूम जो होती है वो लोअर कास्ट से होती है एंड ब्राइड जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं।
नौ राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा अप्रैल 29 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। एक फेम्ड इंडियन पेंटर है एंड आपने अगर वो देखी हो एक सरस्वती माता की जो पुराने टाइम पे हम भी पढ़ते थे तो बुक्स के ऊपर छपी रहती थी, तो अगर आपने देखी हो तो अभी आ भी जाएगा शायद इसके बारे में, तो आइए पढ़ते हैं। तो उन्हें रिमेंबर किया जाता है उनके इंडियंस को, उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल एंड रिप्रेजेंटेशन दी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को। प्रिंटिंग प्रेसेस के थ्रू उन्होंने डिपिक्शन किया हिंदू पैनेथियन का एंड कॉस्टली कन्वर्सेस के ऊपर, मतलब बियॉन्ड द सर्विसेज, एंड अपनी प्रेयर में, लिविंग रूम्स में और वर्किंग क्लास होम्स उन्होंने अचीव किया अफोर्डेबल लिथोग्राफ से, जो कि पुअर को भी असेसिबल थे। तो इन्होंने अमीरों से हटकर मतलब गरीबों तक पहुंचने की कोशिश की। जो रवि वर्मा है उन्होंने सबसे पहले प्रेस स्टार्ट की थी मुंबई में एंड बाद में ये लोनावला की एक जगह शिफ्ट हो गए थे। 1873 की पेंटिंग बनाई थी नेयर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर। Now let's read about जलियांवाला इंसिडेंट। तो 13 अप्रैल 1919 को आप सभी को पता होगा ब्रिटिश फोर्सेस ने ओपन फायर किया था अनआर्म्ड इंडियंस पर एट जलियांवाला बाग, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ पीपल की डेथ हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एंड बैसाखी थी उस दिन। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो पंजाब के अंदर एंड नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है आज भी। तो जो लोकल रेजिडेंट्स थे अमृतसर के, उन्होंने एक मीटिंग की ताकि वो डिस्कस कर सकें एंड प्रोटेस्ट। ये देखिए उस दिन की बात नहीं है ये, क्योंकि सत्यपाल और जो सैफुद्दीन किचलू थे उनको एक तरीके से कन्फाइंड कर लिया था। तो उसके अगेंस्ट जो लोकल रेजिडेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मीटिंग करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। एंड टू लीडर्स जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़े एंड रोलेट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग बिना मीन्स बोल सकते हैं कि बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी कि वो बिना ट्रायल के भी किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं। तो उस दिन वहाँ पे काफ़ी सारे मैन विमेन चिल्ड्रन इकट्ठे हुए एंड वो एक पार्क में इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में। सो वहाँ पर कुछ ही छोटे गेट्स थे एंड ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उन सब गेट्स को बंद कर दिया गया एंड प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल हो रहा था। पिलग्रिम्स थे वहाँ पर जो कि दे वर विजिटिंग द गोल्डन टेम्पल, जो कि इसी पार्क के थ्रू होकर जाता है। एंड कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी थे जो प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। तो जब मीटिंग चल रही थी तो जो ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर थे, उन्होंने एक मतलब वो अपने जो उनके कमांडर्स थे, जो सोल्जर्स थे, 90 सोल्जर्स जो थे, उनको कहा कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, टीच देम अ लेसन, इन सब के ऊपर आप गोलियां चला दो। तो काफ़ी लोग भागे एंड काफ़ी लोग जो थे वो कुएं में भी कूद गए थे। मैनी जम्प्ड इनटू वेल लोकेटेड इनसाइड द पार्क। तो इसको बचर ऑफ अमृतसर माना जाता है एंड जनरल डायर को इसके बाद कमांड से हटा भी दिया गया था एंड ब्रिटेन भी वापस भेज दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस चीज़ के प्रति अपना कंजेम्ड शो करने के लिए जो ब्रिटिश का नाइटहुड जो उनको एक तरीके से टाइटल दिया हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो वापस कर दिया था एंड महात्मा गांधी ने केसरी हिंद मेडल। 1922 में जो फेमस रॉलेट एक्ट था इसको ब्रिटिशर्स ने वापस ले लिया था। नौ खुदाई खिदमतगार, तो 90 ईयर्स हो गए हैं पेशावर किस्सा ख्वानी बाज़ार मैसेक्रे को। तो ये भी ब्रिटिश सोल्जर्स ने किया था अगेंस्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स ऑफ द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। तो खुदाई खिदमतगार भी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही, बिकॉज दे हैव ऑक्यूपाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इसको अब्दुल गफर खान लीड कर रहे थे। ये एक पाश्तून फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर एंड ओवर द टाइम जो मूवमेंट थी उसने काफ़ी पॉलिटिकल कलर ले लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो थे दे वर टेकिंग नोटिस कि रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ रहा है। देन खान को, अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया गया एंड अदर लीडर्स को भी 1929 में। तो इस मूवमेंट को आईएनसी ने भी ज्वाइन कर लिया था बिकॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो नहीं मिल पाया था। जो खुदाई खिदमतगार के जो मेंबर्स थे वो ऑर्गेनाइज थे एंड मैन स्टूड आउट, क्योंकि जो ब्राइट रेड शर्ट्स वो पहनते थे, यूनिफॉर्म्स थी उनकी, एंड विमेन जो होती थी उनको ब्लैक गारमेंट्स पहनना पड़ता था। तो जो किस्सा ख्वानी बाजार मैसेक्रे है वो क्यों हुआ, तो अब्दुल गफर खान एंड जो लीडर्स थे
खुदाई खिदमतगार के, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने एक स्पीच दी थी अब्दुल गफर खान ने इन द टाउन ऑफ उत्मनजाई इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो खान को जब अरेस्ट किया गया तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट नेबरिंग टाउन्स में भी होने लगे, पेशावर में भी होने लगे। एंड जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, खास करके किस्सा ख्वानी बाज़ार में, पेशावर में एक जगह है, ऑन द डे ऑफ खान्स अरेस्ट। तो ब्रिटिश सोल्जर उस मार्केट एरिया में गए क्राउड को मींस वहाँ से भेजने के लिए, मतलब रवाना करने के लिए कि आप अपने घर जाइए। तो इसके रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिश आर्मी व्हीकल्स थे वो क्राउड्स के ऊपर चल गए, एंड जिसकी वजह से सेवरल प्रोटेस्टर्स एंड बाय स्टैंडर्स मारे गए। तो इसका बाद क्या हुआ, तो जो ब्रिटिश थे दे अगेन रैम्ड अप द क्रैकडाउन ऑफ खुदाई खिदमतगार लीडर्स एंड वो मेंबर्स भी जो कि किस्सा ख्वानी बाजार मैसेक्रे के अंदर थे। तो इसके रिस्पॉन्स में जो बिजनेस जो मूवमेंट थी वो उन्होंने यंग वुमेन को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड ये एक डिसीजन था जो कि रिवॉल्यूशनरीज ने, क्रांतिकारी ने अडॉप्ट किया। एंड वुमेन को भी कहा क्योंकि ये अनडिटेक्टेड रहेंगी विद मोर ईज देन मैन, क्योंकि मैन को जल्दी ज़्यादा पकड़ा जाएगा एज कम्पेयर टू वुमेन। तो खुदाई खिदमतगार एक्टिविस्ट्स के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश सब्जेक्टेड मेंबर्स थे ऑफ द मूवमेंट टू हैरेसमेंट, अब्यूज़, कॉर्डशिप टेक्टिक्स, ये सब अडॉप्ट किए गए, एंड फिजिकल वायलेंस हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, एंड वुमेन के रिक्रूटमेंट होने की वजह से जो ब्रिटिश थे वो वायलेंस में भी इंगेज हुए, ब्रूटैलिटी भी शो की उन लोगों ने, एंड अब्यूज़ भी किया वुमेन मेंबर्स को। तो अगस्त 1931 में खुदाई खिदमतगार ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइन कर लिया एंड ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो वायलेंस को रिड्यूस करें। इंडिपेंडेंस के बाद जो खुदाई खिदमतगार थे वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, एंड उन्होंने कहा कि जो मूवमेंट थी वो कभी भी इसलिए नहीं थी कि इंडिपेंडेंट नेशन पाकिस्तान मनाया जाए। 1947 के बाद खुदाई खिदमतगार जो थे वो स्लोली उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हुआ, एंड अब 90 ईयर्स हो गए हैं। सो 1930 में हुआ था, देखिए अब 2020 चल रहा है। सो दिस वाज ऑल। नाउ हाउ कंट्रीज आर डीलिंग विद द सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस अंडर कोविड-19 लॉकडाउन। तो किस तरीके से कंट्रीज जो हैं वो डील कर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस से अंडर कोविड-19 लॉकडाउन। तो यूएन एंड काउंसिल ऑफ यूरोप ने कंसर्न शो किए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर बढ़ रहा है। विमेन एंड जो चिल्ड्रन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है उनके घर के ही अंदर। तो सिचुएशन कैसी है, तो लॉकडाउन से ही फ्रांस के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस को आई, वो 36% बढ़ गई है पेरिस में, एंड 32% रेस्ट ऑफ द कंट्री में, जिसमें 2 मर्डर्स भी शामिल हैं। यूके के अंदर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो नेशनल डोमेस्टिक अब्यूज़ हेल्पलाइन ने 25% इंक्रीज पाया है कॉल्स में एंड ऑनलाइन रिक्वेस्ट में फॉर हेल्प। यूएस में जहाँ पर गन सेल्स जो हैं उनका रिकॉर्ड काफ़ी हाई हो गया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड जिसकी वजह से इंक्रीज सेंटिमेंट ऑफ अलार्म पाया गया है अबाउट द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इंडिया में भी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इस मतलब इशू हुए हैं कि जो केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के वो बढ़े हैं, एंड सिंस द इन्फोर्समेंट ऑफ द नेशनल लॉकडाउन। तो अब देखते हैं कंट्रीज़ कैसे इन सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वैसे कुछ कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ साथ इन्होंने ज़रूर कंपेयर किया होगा वो डाटा भी, जब लॉकडाउन नहीं था तो तब कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता था। तो इस सब को अगर अच्छे से परखेंगे तो शायद जो रिजल्ट सामने आ पाएगा। नाउ कंट्रीज़ को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो फ्रांस ने EUR 1 मिलियन सेटअप किया है ताकि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया जाए जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के अगेंस्ट काम कर रही हैं, एंड पॉपअप काउंसलिंग सेंटर्स बनेंगे। ठीक है, विक्टिम्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो फार्मेसिस्ट से हेल्प लें। इटली के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को हेल्प देगी बिना फ़ोन कॉल के भी, एंड इसके अंदर भी आपके 4 मिलियन यूरोज जो हैं वो दिए जाएंगे फॉर शेल्टर्स फॉर विक्टिम्स इज़ ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड। स्कॉटलैंड में 1.5 मिलियन GBP वो अलॉट किए गए हैं स्कॉटिश वुमेन्स एड एंड रेप क्राइसिस स्कॉटलैंड 6 मंथ्स के लिए।
नाउ इंडिया में कैसे हेल्प होगी, तो इंडिया के लिए है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है विमेन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एंड फैमिली के अंदर भी एंड उनसे रिलेटेड मैटर्स में भी। तो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक पहला सिग्निफिकेंट अटैम्प्ट है इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस को अब्यूज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स हो गए एंड विक्टिम्स के लिए जो इमरजेंसी रिलीफ चाहिए। एंड ये पूरे इंडिया में है एक्सेप्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए 2005 का एक्ट है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा है। इसके अंदर विमेन को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इमोशनल अब्यूज़ एट होम। 1983 में जो डोमेस्टिक वायलेंस था उसको रिकॉग्नाइज किया गया स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि सेक्शन 498A इंट्रोड्यूस किया गया आईपीसी के अंदर। एंड ये जो सेक्शन है ये डील करता है विद क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज फैमिली टुवर्ड्स अ मैरिड विमेन। नाउ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, तो एक न्यू एडिशन आया है एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का। इसे रिलीज़ किया ग्लोबल रिपोर्ट अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। एंड ये रिपोर्ट रिवील करता है कि किस तरीके से जो फूड क्राइसिस हैं, कोविड-19 जो है वो रिस्क शो कर रहा है टू वल्नरेबल कंट्रीज़। 2019 के क्लोज मतलब एंड में 135 मिलियन पीपल अक्रॉस 55 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज उनको फूड इनसिक्योरिटी थी। 2019 में ही एडिशनली मीन्स 183 मिलियन पीपल को क्लासीफाई किया गया कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, अक्यूट हंगर है एंड दे आर स्लिपिंग इनटू क्राइसिस और वर्स इफ फेस्ड विद अ शॉक और स्ट्रेसर, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक हो चुका है। वर्स्ट हिट एरियाज हाफ से भी ज़्यादा 135 मिलियन पीपल के हाफ से भी ज़्यादा मतलब 73 वो अफ्रीका के अंदर, 43 मिडल ईस्ट एंड एशिया, 18.5 लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन के अंदर। तो ये डाटाज हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। कॉन्फ्लिक्ट पाए गए 77 मिलियन पीपल, फूड इनसिक्योरिटी है, वेदर एक्सट्रीम्स 34 मिलियन पीपल, इकोनॉमिक टर्बुलेंस 24 मिलियन। नाउ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, जब भी पर्सन इनएबल हो कि वो एडिक्वेट फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से लाइव एंड जो लाइवलीहुड होता है वो इमीडिएट डेंजर में आ जाता है। एंड ये ज़्यादा कठिन कंडीशन होती है एज क्रोनिक हंगर, एंड ये यूएन की एनुअल स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन भी कहता है इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो क्रॉनिक हंगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन अनएबल हो जाता है टू कंज्यूम इनफ फूड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड कि वो एक नॉर्मल एंड एक्टिव लाइफस्टाइल भी ना जी सके। व्हाट इज़ ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, तो इसे लॉन्च किया है आपके यूरोपियन यूनियन, FAO एंड WFP ने कब 2016 के वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के दौरान, ताकि न्यू अप्रोचेस देखी जाएं कि किस तरीके से प्रोट्रैक्टेड क्राइसिस एंड रिकरेंट डिजास्टर्स को टैकल किया जा सके। Now we will read about global report on internal displacement। तो global report on internal displacement को रिलीज़ किया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने। एंड ये सेंटर पार्ट है नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का भी। 5 मिलियन पीपल इंडिया में डिस्प्लेस्ड हैं 2019 में, हाईएस्ट हैं अब तक। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रॉम्प्ट हुई हैं बाय इंक्रीज्ड हैजार्ड इंटेंसिटी। 2.6 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल जो हैं वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए। एंड 2009 जो है 19 जो है वो 7th वार्मेस्ट ईयर रहा सिंस 1901। एंड ये जो मानसून था ये वेटेस्ट था 25 ईयर्स के अंदर। ठीक है, 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी आए जिसके अंदर महा और बुलबुल भी शामिल है। नेचुरल डिजास्टर्स के साथ साथ 19,000 कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस भी पाए गए। अनरेस्ट एंड कम्युनल इन्फ्लुएंस भी पाया गया सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, चाहे वो पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस हो त्रिपुरा में खासकर और वेस्ट बंगाल में, जिसमें 7600 पीपल डिस्प्लेस्ड भी हुए। ग्लोबली 33.4 मिलियन पीपल जो हैं वो न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स इन अबाउट 145 कंट्रीज। एंड थर्ड फोर्थ जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं मतलब 24.9 मिलियन पीपल, ये डिज़ास्टर की वजह से है। 95% वेल्थ हैजार्ड की वजह से है। ठीक है, कम्युनल वायलेंस की वजह से 8.5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं। डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा लो एंड हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर पाई गई। जो डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड मॉनसून रेन से हो रही है इन साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक।
बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, फिलीपींस के अंदर 4 मिलियन से भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हुई इन 2019। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनअबेटेड है कंट्रीज़ में, जैसे कि अफ़गानिस्तान में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, सीरिया में। वायलेंस बढ़ा है बुर्किना फासो में, माली में और नाइजर में। नेचुरल डिज़ास्टर्स नाइजीरिया में, साउथ सूडान में, यमन में, उससे काफ़ी सारे पीपल मीन्स ऑलरेडी दे आर डिस्प्लेस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड वो फ्ली हो गए, मीन्स एक तरीके से उन्हें जाना पड़ा फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ व्हाट इज़ अर्थ सिस्मिक नॉइस। तो साइंटिस्ट जो हैं ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के, उन्होंने एक चेंज पाया अर्थ के सिस्मिक नॉइस में, वाइब्रेशन में इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान 30 से 50% फॉल हुआ है लेवल्स में एम्बिएंट सिस्मिक नॉइस में, जब से स्कूल एंड बिजनेसेस को क्लोज किया गया है। सिस्मोलॉजिस्ट ने अराउंड द वर्ल्ड बिगिन किया एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कि वो फॉल को स्टडी करेंगे। जियोलॉजी में सिस्मिक नॉइस का मतलब होता है जो रिलेटिवली जो परसिस्टेंट वाइब्रेशन होती है ग्राउंड की ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ कॉजेस। तो इससे अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोमीटर के दौरान, जो कि ग्राउंड मोशंस को रिकॉर्ड करता है, जैसे अर्थक्वेक्स की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड एक्सप्लोजन्स की वजह से। तो इसमें वाइब्रेशंस होती हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये देखा गया। अब ये जो रिड्यूस्ड नॉइज़ लेवल है, इससे साइंटिस्ट को कैसे मदद मिल रही है, क्योंकि जो सिस्मिक नॉइज़ वाइब्रेशंस जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जैसे 1 to 100 एंड ट्रेवल की वजह से। तो यूजुअली जब सिस्मिक एक्टिविटी को एक्यूरेटली मेज़र करना है तो उसमें सिस्मिक नॉइज़ के इफेक्ट को रिड्यूस करना होता है, तो वो अपने डिटेक्टर्स को अर्थ के सरफेस से 100 मीटर बिलो पुट करते हैं। लॉकडाउन के टाइम रिसर्चर्स ने पाया कि वो नेचुरल वाइब्रेशन सरफेस रीडिंग से ही रीड कर पा रहे हैं, तो लोअर नॉइस लेवल्स की वजह से अब वो इस एबल हो पाए एंड वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्मॉलर अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट कर पाएंगे एंड ट्रिमर्स को भी, जो कि स्लिप्ड हो गए हैं पास देयर इंस्ट्रूमेंट सो फार। ना ओजोन होल, तो लार्जेस्ट ओजोन होल रिकॉर्ड हुआ था नॉर्थ पोल में, अब वो हील्ड इटसेल्फ हो गया है एंड क्लोज। ये अनाउंस किया साइंटिस्ट ने हु वर ट्रैकिंग द होल एट द कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस। एंड ये जो ओजोन होल है ये लार्जेस्ट वन है जो कि आर्कटिक रीजन के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, 6,20,000 स्क्वायर माइल्स का था एंड ये अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हुआ था। क्यों हुआ था ये होल? क्योंकि अनयूजुअल वेदर था, जो पोलर वर्टेक्स था उसको रिकॉर्ड किया गया टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड जो टेम्परेचर था वो काफ़ी कोल्ड था। जो यूनिक कॉकटेल है पावरफुल वर्टेक्स की एंड लो टेम्परेचर्स की, उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जनरेट हुए जो कि रिएक्ट करे CFCs के साथ एंड उसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हुई। नाउ क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हीलिंग के लिए? तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट ड्यू टू द पॉल्यूशन लेवल। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन में पॉल्यूशन लेवल कम हुआ इसकी वजह से होल क्लोज हो गया है, नहीं, बल्कि क्लोज हुआ है ड्यू टू द पोलर वॉर्टेक्स की वजह से। अब पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है? तो देखिए ओजोन एंड इट्स सिग्निफिकेंस पहले बताते हैं, फिर पोलर वॉर्टेक्स बताएंगे। तो ओजोन लेयर एक इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है एंड ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती हैं। अपर जो एटमॉस्फेयर होता है, खास करके जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी में ही मिलता है 10 to 15 किलोमीटर। एंड अगर ओजोन इस लेयर जो होगी वो कम हो जाएगी तो जो यूवी रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी एंड उससे स्किन कैंसर एंड फेटल स्किन डिसीजेस हो सकती हैं। अब हमने पढ़ा कि ओजोन लेयर कम हुआ है ड्यू टू पोलर वर्टेक्स। तो पोलर वर्टेक्स है क्या? तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक वर्लिंग कोन की तरह है। जस्ट लुक एट दिस, ये एक वर्लिंग कोन की तरह है जिसमें लो प्रेशर है ओवर द पोल्स। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है विंटर मंथ्स में क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है बिटवीन द पोलर रीजन एंड द मिड एल्टीट्यूड सच एज US एंड यूरोप। तो ये स्पिन करता है एटमॉस्फेयर में एंड जब वर्टेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो कोल्ड एयर जो होती है वो लेस लाइकली टू प्लंज डीप इनटू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, मतलब एक वॉल बना लेती है जो कि मिड लैटिट्यूड्स को हेल्प करता है कोल्ड आर्कटिक एयर से। ओकेजनली ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ये डिसरप्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है वेव एनर्जी की वजह से। एंड जब ऐसा होता है तो स्ट्रेटोस्फेयर वार्म हो जाता है शार्पली, जिसको सडन एटमॉस्फेरिक वार्मिंग भी कहते हैं। देन ये जो वार्मिंग है ये पोलर वॉर्टेक्स को कमज़ोर करती है, उसकी लोकेशन को शिफ्ट करती है साउथ ऑफ द पोल में एंड स्प्लिटिंग द वॉर्टेक्स अप इनटू सिस्टर वॉर्टिसेस। तो इफेक्ट क्या होंगे इससे? सडन
एंड डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, जो सडन एंड जो एटमॉस्फेरिक वार्मिंग है, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग है, उससे वार्म आर्कटिक बनता है, ना सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में बल्कि ट्रोपोस्फेयर में भी। जो वार्मर आर्कटिक है उससे ज़्यादा सेवरी विंटर वेदर बनता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिड एल्टीट्यूड्स इंक्लूडिंग द ईस्टर्न यूएस। Now we will read about IMD releases new list of cyclone names। तो ये आप देख सकते हैं नए नए साइक्लोन्स के नेम आ गए हैं, एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये रिलीज़ किए हैं फॉर द नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। 169 नेम्स हैं जिसमें से 13 इंडिया से हैं। अब इंडिया के जो नेम्स हैं वो सुन लीजिए एक बार। एक तो है गति, तेज, आग, व्योम, झर, जलाधि, मुरासू, प्रोबाहु, प्रभंजन, घूमी, अम्बुद एंड वेगा। तो ये जो न्यू लिस्ट है ये स्टार्ट होगी निसर्ग से, बांग्लादेश से स्टार्ट होगी, देन गति इंडिया एंड देन निवार ईरान। बैकग्राउंड क्या है, कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जब किसी रीजन को हिट करता है तो उसको किसी नाम से जाना जाता है। 2004 से जो अर्लियर लिस्ट है उसका सिर्फ एक ही नाम था, एम्फेन, जो कि थाईलैंड ने शेयर किया था। नाउ IMD भी 6 RSMCs में एक बन गया है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड स्टॉर्म को नेम्स देता है। नाउ साइक्लोन्स को नेम देने इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि एक तो ये पता चल सके, अवेयरनेस क्रिएट हो सके, आइडेंटिफाई किया जा सके हर साइक्लोन को, एंड कन्फ्यूजन ना हो। तो साइक्लोन्स को कैसे नेम किया जाता है, हर ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन के खुद के रोटेटिंग लिस्ट ऑफ नेम्स होते हैं। जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में आते हैं तो जो नेमिंग है वो 8 मेंबर कंट्रीज डिसाइड करती हैं। तो साइक्लोन्स को नेम दिए जाते हैं अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड चाइना में इनको कहा जाता है टाइफून्स। मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप TC से लर्न कर लें। TC होती है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो T से आपका टाइफून, C से आपका चाइना, ठीक है। देन आप देखिए TCP भी ध्यान रख लें, TCP तो T से टाइफून, C से चाइना सी और P से पैसिफिक ओशियन। फिर मैंने आपको बताया कि आप इंडियन को बोल रहे हैं हरी कर, ठीक है, तो हरी मीन्स जल्दी जल्दी करो, तो हरिकेन आपका है इंडियन आइलैंड, हरी कर तो CAR से हो गया आपका करेबियन सी, एंड अटलांटिक ओशियन भी है साथ में। देन आपका टोर्नेडो, टोर्नेडो आपका जाना जाता है अफ्रीका एंड US में। टोर्नेडो विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। Okay, so GS1 is done. Now we will read GS2, some polity, some historical underpinnings. इसको अब हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ आर्टिकल 142? तो आर्टिकल 142 के अंदर कुछ पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रेस्ट्रिक्शंस जो पीपल पर लगाई गई थी कि वो एंटर, अटेंड या किसी भी कोर्ट हियरिंग के अंदर पार्ट नहीं ले सकते, उसको लॉफुल ही माना है, ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये इसीलिए लगाई गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड बेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को एडवोकेट किया जा सके। हर इंडिविजुअल एंड हर इंस्टीट्यूशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कॉपरेट करेंगे, एंड ये कोई मैटर ऑफ डिस्क्रिशन नहीं है बल्कि ये ड्यूटी है। नाउ इस ऑब्जर्वेशन के बिहाइंड रैशनली क्या है, एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल है एंड रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व भी करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है। जो चैलेंजेस ओकेजन्ड हुए हैं बाय द कोविड-19 उसको एड्रेस किया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट देखी जाएगी, डिलीवरी ऑफ एंड असेसिंग ऑफ जस्टिस टू दोज हु सीक इट। हाउएवर जो पब्लिक हेल्थ है उसका अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ओवर कन्वेंशंस। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं कि जो जुडिशरी है वो इम्प्रूव करेगी एंड कंटिन्यू करेगी ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजीज़। हाई कोर्ट ने टेम्पररी ट्रांजिशन भी डिसाइड की फॉर टू द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजीज़। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे हर स्टेट के वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, हेल्पलाइन भी सेटअप की जाएंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी लिटिगेंट्स को भी अवेलेबल की जाएंगी, एंड अगर किसी केस के अंदर नो केस शैल एविडेंस भी रिकॉर्डेड विदाउट द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ बोथ द पार्टीज बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आर्टिकल 142 एक यूनिक पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंप्लीट जस्टिस करें बिटवीन द पार्टीज, वेयर एट टाइम्स जो लॉ है वो रेमेडी ना भी प्रोवाइड करे, मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी, कोर्ट अपने आप से कुछ इस तरीके की सिचुएशन रख सकता है जिससे दोनों पार्टीज को फायदा मिले। आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज में जब एक तरीके से अपने जज मतलब वो अपनी जजिंग कर रहे होते हैं, जब अपना जस्टिस को वो अलॉट करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसी डिक्री या ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकते हैं जिससे कंप्लीट जस्टिस मिले एंड कोई भी है जो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो।
नाउ गवर्नर राइट इन ऑर्डरिंग फ्लोर टेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर के पास राइट है कि वो फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के जो मार्च डिसीजन था कि कमलनाथ लेड कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करे, फ्लोर टेस्ट पास करे लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि 22 कांग्रेस एमएलएज ने रिज़ाइन कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नर के पास रीजंस हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। नाउ गवर्नर जो है वो फ्लोर टेस्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मीन्स जब ट्रस्ट वोट डायरेक्ट करनी होगी तो गवर्नर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर सकते। गवर्नर की जो पावर है फ्लोर टेस्ट के लिए वो सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली इलेक्शंस के बाद ही फ्लोर टेस्ट करे, बट ये मतलब थ्रू आउट द टर्म, मतलब अगर 5 साल तक रहेगी सरकार तो 5 साल में वो कभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। गवर्नर की जो रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट वोट की वो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। गवर्नर को वेट नहीं करना स्पीकर के डिसीजन के लिए ऑन द रिजर्वेशन ऑफ रिबेल एमएलएज बिफोर कॉलिंग फॉर अ ट्रस्ट वोट। नाउ फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट मीन्स जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिटरमाइन किया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो थे वो कमांड कर रहे थे कि उनके पास सपोर्ट है मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज का, तो वॉइस वोट के थ्रू भी हो सकता है जहाँ पे वोट हर एक एमएलए की सुनी जाती है एंड रिकॉर्ड की जाती है। यहीं जो डिटर्मिनेशन है वो सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर के अंदर किया जाता है। कैसे होता है? जो वोटिंग प्रोसेस है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में सेंट्रल लेवल पर होता है। टेक्निकली देखिए चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर होता है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बिलोंग करता है एंड कोalition को भी, जिनके पास मैजिक नंबर हो। मैजिक नंबर मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट बनाने के लिए, पावर में रहने के लिए, ये 1/2 + 1 मानी जाती है। मीन्स हाफ ऑफ द मार्क, जितनी भी टोटल सीट्स हैं। टाइम में जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइडिंग वोट कास्ट करते हैं, लेकिन एट टाइम्स गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को क्वेश्चन किया जा सकता है एंड जो लीडर हैं उन्हें फिर क्या करना होता है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करना होता है। अगर एमएलए एब्सेंट रहते हैं या एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग रहते हैं तो जो मेजॉरिटी है वो काउंट की जाती है प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेसिस पर। तो इससे जो स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है वो भी रिड्यूस हो जाती है एंड मेजॉरिटी मार्क भी कम हो जाता है। वोटिंग प्रोसेस ओरली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी हो सकती है, बैलेट प्रोसेस के थ्रू भी हो सकती है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे अगर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर सवाल उठता है तो। तो एग्जैक्टली 47 ईयर्स पहले 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी ने एंड 12 जजेस और थे जिन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया था, दैट इज़ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 68 डेज तक ये केस सुना गया था एंड आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली शुरू हुई थी अक्टूबर 31 1972 को एंड ख़त्म हुई थी 23 मार्च 1973 को। तो 7/6 वर्डिक्ट रहा। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनवॉयलेबल है, मीन्स उसको आप वॉइड नहीं मान सकते एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे टेनेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा गया। तो ये जस्ट वन मेन क्वेश्चन है कि क्या जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये अनलिमिटेड है? क्या पार्लियामेंट ऑल्टर, अमेंड, एब्रोगेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी? तो 1970 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मेजर अमेंडमेंट्स की थी 24, 25, 26 एंड 29 जजमेंट्स ऑफ टू गेट ओवर द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन आर.सी. कूपर 1970, माधवराव स्किंदिया 1970 एंड फिर आपको गोलकनाथ केस भी पता होगा 1967 के अंदर। ठीक है, तो आर.सी. कूपर में कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी की जो बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी है, देन आपका माधवराव स्किंदिया के अंदर जो एबॉलिशन कर दी थी प्राइवी पर्सेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स की, तो ये सभी 4 अमेंडमेंट्स, इसके साथ साथ गोलकनाथ जजमेंट भी ये भारत केशवानंद भारती केस के अंदर चैलेंज के अंदर आई एंड जहाँ पर रिलीफ दिया गया। जो स्वामी केशवानंद भारती थे वो केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे टू स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज को लेके। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? 7/6 वर्डिक्ट से पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकता।
आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर्स देता है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट द न्यू अमेंडमेंट वुड चेंज। सो पार्लियामेंट पावर्स तो देता है, बट कोर्ट ने ये भी कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स बताए, जैसे फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, एंड कोर्ट ने इसी तरीके से न्यू फीचर्स भी ऐड किए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, रूल ऑफ लॉ के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर सिंस केशवानंद, ये पॉइंट्स कुछ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ चलेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इसका मेंस में भी क्वेश्चन आया था। देन फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि आपके प्रेम्बल में भी लिखे रहते हैं वर्ड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एज वेल एज वेलफेयर स्टेट। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। क्रिटिक्स का कहना है दैट द डॉक्ट्राइन हैव कॉल्ड इट अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि जो अनइलेक्टेड जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, एंड इसी समय पर मतलब एट द सेम टाइम जो प्रोपोनेंट्स हैं वो एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी भी लेकर चलते हैं अगेंस्ट मेजोरिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो दो जजमेंट्स अमेंडमेंट्स ध्यान रखिए, एक तो 39 अमेंडमेंट एंड 41st अमेंडमेंट। 39 अमेंडमेंट जो थी उसमें कोई भी मतलब चैलेंज नहीं कर सकता था, प्रोहिबिटेड एनी चैलेंज टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल मार प्रैक्टिस। लेकिन ये क्लियर अटेम्प्ट किया गया कि ये जो एडवर्स इलाहाबाद का हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी अगेंस्ट इंदिरा गांधी, दैट वाज टू नलिफाई दैट। 41st अमेंडमेंट प्रोहिबिट करता था कोई भी केस, चाहे सिविल या क्रिमिनल, वो फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर्स ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। एंड इसीलिए जो पर्सन है अगर वो गवर्नर फॉर जस्ट 1 डे भी है तो भी उसको इम्यूनिटी मिलेगी फॉर एनी लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ लाइफ। तो पार्लियामेंट इफ इंडीड इट इज सुप्रीम, तो ये शॉकिंग अमेंडमेंट्स भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो अगेन एक सिग्निफिकेंट जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज नीट फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए होता है, वो वायलेट नहीं कर सकता राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। सो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये जो रूलिंग है ये बहुत सारी पिटीशंस हुई थी 2012 में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने की थी कि जो नोटिफिकेशंस है नीट का जो इशू करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को चैलेंज करने के लिए। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो नीट है वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की राइट्स को छीन रहा है कि वो अपना बिजनेस एडमिनिस्टर कर सकें, एंड इंक्लूडिंग जो राइट है स्टूडेंट्स को एडमिट करना फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन इन देयर ओन स्टैंडर्ड्स। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो राइट है आपको पता होगा 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जी, एंड जो आर्टिकल नंबर 30 है वो उसको रीड किया गया आर्टिकल 25, 26, 29 सबसेक्शन 1 के साथ, दैट डू नॉट कम इन द वे इन द ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट्स इन मैटर ऑफ एडमिशंस। स्टेट के पास राइट है कि वो रेगुलेटरी रेजाइम बना सकते हैं एडेड अनएडेड माइनॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड देयर कैन नॉट बी एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स। नीट एक रेगुलेटरी मेजर है जो कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। जो रेगुलेटरी मेजर हैं वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं विद द राइट टू एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन। जो रेगुलेटिंग करना एकेडमिक्स को एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना वो इसीलिए है ताकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया जा सके दैट दे आर इन नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 जो है वो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, बट रेस और एथनिसिटी के बेसिस पर नहीं। ये बताता है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड इनका जो रोल है वो भी इम्पॉर्टेंट है इन प्रिजर्विंग डिस्टिंक्ट कल्चर। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भी इस्टेब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पेशल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटीज़ को है। नाउ कुछ राइट्स देख लेते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंजॉय करती हैं। एक तो आपका 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास राइट
टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, एंड अगर उनकी प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है ओवर बाय स्टेट तो उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है कहीं और पर। 15 सबसेक्शन 5 कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो एडमिशन देगा चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स, अप टू 25% इनरोलमेंट रहेगी उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की। सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस 1992 में 50% सीट्स जो थी कहा गया था कि रिजर्व करी जा सकती हैं फॉर माइनॉरिटीज़। टीएमए पाई एंड अदर्स एंड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स 2002 केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अलग से एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वो फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड होना चाहिए। उनका सेपरेट फी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन कैपिटेशन फी चार्ज नहीं करेंगे। Now we will read about some functions and responsibilities of union and states, issues and challenges क्या हैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। नाउ जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल रूल्स, तो सेंटर ने जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल रूल्स को रीडिफाइन कर दिया है, एंड अब ये जो ऑर्डर हैं ये डिफाइन होंगे अंडर जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट। लॉ के अंदर डोमिसाइल मीन्स कोई भी एक ऐसा स्टेटस या जहाँ पर आपको लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट मिले किसी भी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर। चेंजेस के अकॉर्डिंग अब नाउ कौन डोमिसाइल जो है वो माना जाएगा, तो 15 साल रहना होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में या जो रह रहा हो, एंड 7 ईयर्स की वहाँ पर पढ़ाई की हो, क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ हो, रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन और दोज रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन उन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, ऑल इंडिया सर्विसेज के, पब्लिक सेक्टर्स के, ऑटोनॉमस बॉडीज़ के, पीएसबीज़ के, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड जिन्होंने मीन्स 10 ईयर्स तक वहाँ पर अपनी सर्विस दी हो। साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के बच्चे जो कि आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी रह रहे हैं बट दे आर इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस और अदर प्रोफेशनल और वोकेशनल रीजंस, बट उनके पेरेंट्स फुलफिल करते हों कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर आती हो। ऑर्डर का कहना है कि अब जो डोमिसाइल्स होंगे वो एलिजिबल होंगे फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्ट जिसके अंदर पे स्केल जो होगा वो लेवल 4 से ज़्यादा नहीं होगा। लेवल 4 के अंदर पोजीशंस आती हैं जैसे गार्डनर्स, बार्बर्स, ऑफिस पियोन्स, वाटरमैन, एंड जो हायर रैंक है वो है जूनियर असिस्टेंट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को कौन इशू करेगा, तो ये ऑर्डर्स जो है वो एम्पावर्ड करते हैं तहसीलदार को कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को इशू करें, एंड गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड है कि वो भी किसी ऑफिसर को नोटिफाई कर सकते हैं एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द सर्टिफिकेट। तो अब ये जो ऑर्डर है ये अब फॉर्मली अलाउ करेगा उन लोगों को भी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते लेकिन वो इस यूनियन टेरिटरी में अब जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेवल 4 की जो जॉब्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पास डोमिसाइल स्टेटस होगा। जो दूसरी नॉन गैजेटेड एंड जो गैजेटेड जॉब्स हैं वो ऑल ओवर द पीपल के लिए अलाउड हो गई हैं। तो ये आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया था उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। नाउ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो कोविड-19 पैंडमिक ने गवर्नर रूल जो है वो बीटेड के लिए दैट इज़ बोडोलैंड रूल फॉर द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया, एंड स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं बीटेड के जो कि 6 शेड्यूल के अंदर आती है, एंड उसे एडमिनिस्टर करते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो इलेक्शंस जो होंगे वो अप्रैल 4 को होने थे लेकिन अब वो डेफर्ड कर दिए गए हैं, मीन्स अभी नहीं पता कि कब होंगे लेकिन अब उस दिन नहीं हो रहे हैं इनडेफिनाइटली। जो काउंसिल का करंट टर्म है वो 27 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल के अंदर जो 4 स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनके अंदर ट्राइबल एरियाज़ हैं जो कि टेक्निकली डिफरेंट है शेड्यूल्ड एरिया से, एंड ये जो एरिया हैं ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं। प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि इनमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स बनेंगी ताकि जो लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स हैं वो अप्लाई की जा सके, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है, एंड गवर्नर जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बाउंड्रीज ऑफ द सेड ट्राइबल एरियाज बाय नोटिफिकेशन। जो गवर्नर है वो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी एरिया को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं, एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं एंड डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो आपने किया हुआ होगा ना, फिदा जो है
तो ये आपका आई है, डिमिनिश है, ऑल्टर है एंड ये आपका डिफाइन है, ठीक है। देन देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें 30 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते एंड 4 मेंबर से ज़्यादा गवर्नर भी नॉमिनेट नहीं कर सकते, बाकी सब अडल्ट सफरेज के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं। सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है, हर डिस्ट्रिक्ट एंड हर रीजनल काउंसिल के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ, रीजनल काउंसिल ऑफ, ऐसे करके नेम इनके आगे लगे रहते हैं। नाउ इससे रिलेटेड है 125th अमेंडमेंट बिल, जिसके थ्रू जो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स थी 6 शेड्यूल के अंदर, उनकी जो फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो इंक्रीज़ की गई थी। एंड ये अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है कि इलेक्टेड विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल्स भी होंगी जो कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो विलेज काउंसिल्स है वो एम्पावर्ड है कि वो प्लान बना सकती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। फाइनेंस कमीशन भी डिवॉल्यूशन करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। फाइनेंस ये टोटली मींस ग्रांट्स पे डिपेंड है फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज। रिजर्वेशन ध्यान रखिएगा, 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं विमेन के लिए। एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स में भी 6 शेड्यूल एरियाज ऑफ असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नाउ नालसा, तो नालसा हमने कई बार कर लिया है, आई नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन। बस आप यही ध्यान रखिए कि 11,077 मीन्स 11,077 अंडर ट्रायल्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं प्रिजन से फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो ये नालसा जो है वो असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है प्रिजनर्स को जो कि एलिजिबल हों कि पेरोल पे उनको रिलीज़ किया जा सके या इंटरिम बेल पर अंडर द रिलैक्स्ड नॉर्म्स थ्रू इट्स पैनल लॉयर्स। नाउ नालसा हम नहीं करेंगे बिकॉज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, हमारे 30 पेजेस हो गए हैं एंड टारगेट यही रहेगा कि विद इन 5 डेज़ आपके अप्रैल के भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएं। सो थैंक यू।